हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। पिछली क्लास के अंदर मतलब पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के 10 मिक्स्ड क्वेश्चन करवाए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको 11वां क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देख लेते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार है और इसमें क्या पूछा गया। क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन है -4y² -9 -13y। तो कभी भी हमको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमने इसके अंदर देखा कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको उसकी टर्म के सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, y², तो वो लिखा हुआ है। उसके बाद -13y, उसके बाद -9। अब ये देखो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ कॉमन आ रहा है। आपने कहा हाँ, माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस को बाहर ले लो। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y², देखो क्या है, हमने देखा 4। अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, हमने देखा 9। 4 9 जा 36, वो भी प्लस का। अब हम क्या करेंगे, 36 के प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, प्राइम फैक्टर। तो 2 के टेबल में जाएगा 18 पे, फिर ये 2 के टेबल में जाएगा 9 पे, ये 3 के टेबल में जाएगा 3 पे, फिर ये 3 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो इसके प्राइम फैक्टर आए 2 2 3 3 और 1। अब हम देखेंगे इसकी मिडल टर्म क्या है। हमने देखा इसकी मिडल टर्म है प्लस की 30। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस का 39, और जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्लस का 36 है। और वो नंबर हमें कहाँ से ढूंढने हैं, इन प्राइम फैक्टर में से ढूंढने हैं। तो वो नंबर मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, तो एक नंबर हो गया 9। 2 2 जा 4, एक नंबर हो गया 4। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 30। अगर मैं इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 36। तो यहां पर लिख लेते हैं दोनों नंबर को। पहले छोटा नंबर लिखते हैं, फिर बड़ा नंबर लिखते हैं, फिर ये 9 आ गया। आपने देखा मैंने कैसे 13 को स्प्लिट करा दो नंबर में, 4 और 9 में। अब आपको ये देखना है शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा शुरू की दो टर्म में 4y कॉमन है, तो यहाँ से बच गया y, यहाँ से बच गया 1, क्योंकि 4y तो हमने कॉमन ही ले लिया। अब इन दोनों टर्मों में देखो क्या कॉमन है। हमने देखा इन दोनों टर्मों में कॉमन है 9, तो यहाँ बच गया y प्लस में 1। अब ये दोनों सेम आए हैं, इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। आपने कहा इन दोनों टर्म में भैया y प्लस 1 कॉमन है, तो ले लो। यहाँ क्या बच जाएगा 4y, यहाँ क्या बच जाएगा प्लस का 9, और ये माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। मिक्स्ड क्वेश्चन है ये सारे, प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं मैं। -2x² प्लस में 10x प्लस 48। तो हमने बड़ी ध्यान से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा। इसमें शुरू में x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट टर्म है, मतलब तीनों की तीनों टर्म में सीक्वेंस में अरेंज है। इसका मतलब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। अब हम ये देखेंगे क्या इस टर्म में कुछ कॉमन है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ कॉमन है। हमने देखा हाँ, ये तीनों ही क्या है 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसके अंदर हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने क्या करा, -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x²। 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 पे, ये आ जाएगा -5x। 2 के टेबल में 48 कब आता है 24 पे। क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² को जो कि 1 है मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से जो कि -24 है। जब मैंने 1 को -24 से मल्टीप्लाई करा तो आया -24। अब हम क्या करेंगे, 24 के प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा। तो हमने करे ये 2 के टेबल में गया 12 पे, ये 2 के टेबल में गया 6 पे, ये 2 के टेबल में गया 3 पे, ये 3 के टेबल में गया 1 पे। तो ये है 2 2 2 3 1। तो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए यहाँ पर। अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है। हमने अपनी मिडिल टर्म देखी -5। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं
जब मैं प्लस या माइनस करूं तो -5 आए। जब मैं उन्हीं दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा -24 आए। और वो दो नंबर हमें ढूंढने कहाँ से हैं? इन प्राइम फैक्टर में से। तो वो नंबर मैंने ढूंढ भी लिए, जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3। तो शुरू के यहाँ से निकाले मैंने और यहाँ से निकाले। अब मैंने क्या करा, 8 को माइनस का लिया और 3 को प्लस का लिया। -8 + 3 करा तो क्या हुआ? -5। मेरे को यही चाहिए था। अब जब मैं -8 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? -24। तो हमारी बात बन गई। वो नंबर क्या है? -8 और +3। तो यहाँ पर उनको पुट कर देते हैं। x² -8x प्लस में 3x -24। आपने देखा मैंने कैसे 5 को स्प्लिट करा यहाँ पर, यही समझने वाली बात है। अब ये देखो शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। तो हमने देखा जो शुरू की दो टर्म है उसमें सिर्फ x कॉमन है, तो ले लेते हैं, ये हो गया x -8। अब हम ये देखेंगे लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा 3 कॉमन है, ठीक है, ये आ गया x -8। अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों टर्म में कॉमन है x -8। जब मैंने इस टर्म में से x -8 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? x। इस वाली टर्म में से x -8 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? प्लस का 3। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये ना, ये 13th क्वेश्चन है, -m² -6m + 91। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमने देखा जो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, क्योंकि इसमें पहली टर्म में है m², दूसरी टर्म में है m और तीसरी टर्म में कांस्टेंट टर्म। तो देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो क्या इस पूरी टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है? आपने देखा हाँ सर इसमें से ना माइनस कॉमन लिया जा सकता है, तो हमने ले लिया, ये हो गया m² + 6m -91। अब मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ m² को जो कि 1 है उसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से जो कि है -91। ठीक है, मैंने 1 को 91 से मल्टीप्लाई करा तो आया 91, माइनस का है ये। अब हम क्या करेंगे, 91 के प्राइम फैक्टर करेंगे, जो कि सबसे पहले जाएगा 7 पे, 7 1 जा 3 पे, फिर ये जाएगा 13 पे, 1 पे। तो जो हमारे प्राइम फैक्टर आए वो क्या है? 7 13 और 1। अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है। हमने देखा हमारी मिडिल टर्म है प्लस का 6। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उनको प्लस या माइनस करूं तो प्लस का 6 आना चाहिए, जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस का 91 आना चाहिए। तो वो दो नंबर क्या है मुझे साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पर, 13 1 जा 13 और 7, ये और ये। तो अब मैं क्या करूंगा, 13 को लूंगा प्लस का, 7 को लूंगा माइनस का। 13 में से 7 जाएंगे तो क्या आएगा बेटा? 6 आएगा सर जी, प्लस का 6 आएगा। जब मैं +13 को -7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा? -91। यही मुझे चाहिए था। तो हमें वो दो नंबर मिलके क्या है, वो दो नंबर 13 और 7। तो लिख लेते हैं -7m प्लस में 13m -91। आपने देखा मैंने 6 को कैसे स्प्लिट करा 7 और 13 में। अब ये देखो शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और आखिर की दो टर्म में क्या कॉमन है। तो शुरू की दो टर्म में कॉमन है m, तो ये आ गया m -7। ये देखो आखिर की दो टर्म में क्या कॉमन है? 13, ये आ गया m -7। अब ये देखो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, हमने देखा इनमें कॉमन है m -7। जब हमने इसमें से m -7 ले लिया तो यहाँ क्या बच गया? सिर्फ m। यहाँ से m -7 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? प्लस का 13। यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। -y² प्लस में 2y प्लस में 63। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या इसकी तीनों टर्में सीक्वेंस में है। हमने देखा पहले y² है, फिर y है, फिर कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ y² देखो क्या है? -1। कांस्टेंट टर्म देखो क्या है? 63। 1 को 63 से करेंगे तो 63, वो भी माइनस का।
अब 63 के प्राइम फैक्टर करो, तो 63 के प्राइम फैक्टर करिए, 3 के टेबल में 21, 3 के टेबल में 7, 7 के टेबल में 1, तो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए बेटा 3, 3, 7 और 1। अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है, हमने देखा प्लस का 2। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस का 2 आए, और जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस का 63 आए बेटा इस प्राइम फैक्टर में से। तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, तो वो दो नंबर क्या है 9 और 7। तो हम 9 को लेंगे प्लस का, 7 को लेंगे माइनस का। अब 9 में से 7 जाएंगे तो क्या आएगा प्लस का 2, प्लस के 9 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -63। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं -y² -7y प्लस में 9y प्लस में 63। तो आपने देखा कैसे मैंने 2 को स्प्लिट करा 7 और 9 में। अब ये देखो शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। शुरू की दो टर्म में हमने बड़ी ध्यान से देखा, इसमें -y कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया y, यहाँ बच गया प्लस का 7। आखिर की दो टर्म में क्या कॉमन है 9, तो हमने 9 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया y प्लस में 7। अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हमने देखा इनमें कॉमन है y प्लस 7। तो जब मैंने इस टर्म में से y प्लस 7 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया -y, यहाँ से भी मैंने y प्लस 7 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया प्लस का 9। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं 9 - y, यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा मैंने कैसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, x² प्लस में 12/35x प्लस 1/35। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा मैंने देखा कि भाई ये तो फ्रैक्शन आ गया, मतलब हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जो कि फ्रैक्शन में है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है पहले तो फ्रैक्शन को सोल्व करिए एलसीएम की हेल्प से, उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व करिए। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करना है इसको। तो इसको मैं ऐसे लिख लूं 12x/35 प्लस में 1/35। तो हम क्या करेंगे इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम, तो ले लेते हैं। ये जाएंगे 5 के टेबल में 7 पे, ये जाएगा 5 7 2 1, एलसीएम आ गया 35। एलसीएम क्या आया बेटा 35। अब देखो 1 के टेबल में 35 कब आएगा 35 पे, तो हो जाएगा 35x²। 35 के टेबल में 35 कब आएगा 1 पे, तो 1 को 12 से करूंगा तो 12 ही आएगा। 35 के टेबल में 35 कब आएगा 1 पे, 1 को 1 से करूंगा तो 1 आएगा। 1/35 35x² 12x प्लस में 1। अब हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 35। अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या है 1, 35 को 1 से करा तो क्या आया 35। अब 35 के प्राइम फैक्टर कर लो, 5 के टेबल में जाएगा 7 पे, 7 के टेबल में जाएगा 1 पे, तो हमारे प्राइम फैक्टर आए 5 7 1। अब हम मिडिल टर्म देखेंगे, मिडिल टर्म क्या है प्लस के 12। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस का 12 आना चाहिए, जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 35 आना चाहिए। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है वो नंबर क्या है 5 7 1 जा 7, तो वो दो नंबर क्या है 5 और 7। 5 प्लस 7 करूंगा तो क्या आएगा 12, 5 को 7 से करूंगा तो क्या आएगा 35। ठीक है 35x² प्लस में 5x प्लस में 7x प्लस में 1। अब ये देखो शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। तो हमने देखा शुरू की दो टर्म में कॉमन है 5x, तो यहाँ से बच गया 7x प्लस में 1। आखिर की दो टर्म में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो इसका मतलब 1 कॉमन है, ये आ गया 7x प्लस 1। अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, आपने देखा 7x प्लस 1 कॉमन है, 7x प्लस 1 यहाँ कॉमन आ गया तो क्या बच गया 5x, यहाँ से 7x प्लस 1 कॉमन आ गया तो क्या बच गया प्लस का 1, ये 1/35 ऐसे ही है। यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने देखा कैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 12 को स्प्लिट करा 5 और 7 के अंदर। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएंगे, बस शर्त एक है आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। x² - 2x प्लस 7/16। तो हमने देखा ये तो अगेन फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया। फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही तरीका है, वो है
एलसीएम से उनको सोल्व करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या इसकी तीनों टर्में सीक्वेंस में अरेंज है। हमने देखा एक्स स्क्वायर है, 2x है, कॉन्स्टेंट टर्म है और सभी सीक्वेंस में अरेंज है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1, 2x अपॉन में 1, 7 अपॉन में 16। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं 1, 1 और 16 का। तो हमने इसका एलसीएम लिया, ये 2 के टेबल में जाएगा, फिर ये 2 के टेबल में जाएगा, फिर ये 2 के टेबल में जाएगा, फिर ये 2 के टेबल में जाएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 2 जा 16। वैसे हमें डायरेक्ट भी दिख रहा था कि इसका एलसीएम 16 आएगा, लेकिन बात वही है ना कि हर तरह का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है। 1 के टेबल में 16 कब आता है, 16 पे। 16 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 एक्स स्क्वायर। 1 के टेबल में 16 कब आता है, 16 पे। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। 16 के टेबल में 16 कब आता है, 1 पे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 7। 1 अपॉन में 16, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस में 7। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा, 16। कांस्टेंट टर्म क्या है, 7। 16 7 जा क्या होता है, 112। अब हम क्या करेंगे, 112 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, ये 2 के टेबल में जाएगा 5 पे, 6 पे। फिर ये 2 के टेबल में जाएगा 2 पे, 8 पे। फिर ये 2 के टेबल में जाएगा 1 पे, 4 पे। फिर ये 2 के टेबल में जाएगा 7 पे। फिर ये 7 के टेबल पे जाएगा 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या है, 2 2 2 2 7 और 1। अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है। हमने देखा -32। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो मेरा -32 आना चाहिए। जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्लस का 112 आना चाहिए। वो दो नंबर हमें कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से। तो देख लेते हैं कैसे आएंगे। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। तो वो दो नंबर क्या है, 28 और 4। क्यों, जब मैं 28 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा 112। 28 प्लस 4 करूंगा तो मेरा आएगा 32। लेकिन इन्होंने बोला है कि ये क्या आना चाहिए, माइनस का। तो इन दोनों को क्या ले लेना, माइनस का। -28 -4 करूंगा तो क्या आएगा, -32। -28 को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो वो दो नंबर क्या है उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। आपने देखा कैसे मैंने 32 को स्प्लिट करा 4 में और 28 में। अब देख लेते हैं शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन आएगा और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन आएगा। तो शुरू की दो टर्म में हमने ध्यान से देखा तो उसमें 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया 4x माइनस 1। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है माइनस का 7, तो ये बच गया 4x माइनस 1। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, हमने बड़ी ध्यान से देखा। इन दोनों टर्म में कॉमन है 4x माइनस 1 और यहाँ से कॉमन आ रहा है 4x माइनस 7। बेटा यही हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, √5x² प्लस में 2x माइनस 3√5। तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़ी ध्यान से देखा। हमने देखा ये तो अंडर रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमने देखा हाँ ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि x² पहले लिखा है, x बाद में लिखा है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है। तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है। हमने देखा √5। उसके बाद हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म क्या है। हमने देखा -3√5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आएगा -3 √5 को √5 से करूंगा तो क्या आएगा 5। 3 को 5 से करूंगा तो 15, माइनस का 15। अब हम क्या करेंगे, 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा। क्या करेंगे, 15 के प्राइम फैक्टर। तो ये 3 के टेबल में जाएगा 5 पे, 5 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो क्या आया 3, 5 और 1। अब हम ये देखेंगे कि हमारी मिड टर्म क्या है। हमने देखा हमारी जो मिडिल टर्म है वो है प्लस की 2। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो प्लस का 2 आए, और जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस का 15 आए। तो वो दो नंबर क्या होंगे बेटा, 5 1 जा 5 और 3। वो दो नंबर क्या होंगे, 5 और 3। तो 5 को यहाँ पर प्लस कर लेंगे, 3 को यहाँ पर माइनस कर लेंगे, हमारी बात बन जाएगी। क्यों, +5 -3 करूंगा तो क्या आएगा
प्लस का 2, प्लस के 5 को माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का 15। तो देख लेते हैं, रूट 5x² प्लस में 5x माइनस में 3x माइनस 3√5। अब ये देखो शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। अंडर रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था इनका जो कॉमन वाला पार्ट है वो हमेशा रफ में करना है। अगर आप इसको रफ में करोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, नहीं तो खिचपिच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खिचपिच हो जाएगी। तो अब देखो इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है। मैंने आपसे पूछा बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, आपने बोला x, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है। मैंने बोला उसके अलावा, आपने बोला उसके अलावा समझ नहीं आ रहा। तो देखो समझना तो पड़ेगा बेटा। हम 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5x लिख सकते हैं ना। अब देखो इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है, भैया यहाँ भी √5 है यहाँ भी √5 है, यहाँ x² है यहाँ x है, तो हम कॉमन लिख सकते हैं √5x। तो यहाँ से क्या कॉमन आया, x। यहाँ से क्या बचा, सिर्फ √5, क्योंकि √5x तो मैंने कॉमन ही ले लिया। ठीक है, अब इस टर्म में से देखो क्या कॉमन आया। आपने बोला इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है -3 कॉमन है। मैंने कहा ठीक है, क्या बच गया x, यहाँ से क्या बच गया √5। तो ये दोनों क्या है, सेम। इसका मतलब हमने कैलकुलेशन सही किया है, हमने सिंप्लीफिकेशन सही किया है। तो लिख लेते हैं √5x, यहाँ से कॉमन आया तो क्या बच गया x प्लस में √5, यहाँ से -3 कॉमन आया तो क्या बच गया x प्लस में √5। अब ये देखो इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों टर्मों में कॉमन है x प्लस में √5, तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से x प्लस √5 कॉमन लिया तो क्या बच गया √5x, यहाँ से x प्लस √5 कॉमन लिया तो क्या हुआ -3। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 2√3x² प्लस x माइनस 5√3। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या इसकी सभी टर्में सीक्वेंस में अरेंज है। हमने देखा सबसे पहले x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट टर्म है, तो ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से, तो कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है इसके अंदर, 2√3 मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म क्या है -5√3, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, √3 को करेंगे √3 के साथ, 2 को 5 से करेंगे तो -10, √3 को √3 से करेंगे तो 3, ये आ गया -30। तो अब हम क्या करेंगे इसके प्राइम फैक्टर, तो 2 के टेबल में जाएगा 15 पे, 3 के टेबल में जाएगा 5 पे, 5 के टेबल में जाएगा 1 पे, तो ये हो गया 2, 3, 5 और 1। अब देखो इसके अंदर मिडिल टर्म क्या है, हमने देखा प्लस का 1। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो प्लस का 1 आए, जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस का 30 आए। तो वो दो नंबर क्या होंगे बताओ, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, तो वो दोनों दो नंबर क्या है बेटा, 6 और 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 को लेंगे प्लस का, 5 को लेंगे माइनस का। 6 में से 5 गई तो 1, प्लस के 6 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 30। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 2√3x² प्लस में 6x माइनस में 5x माइनस में 5√3। अब ये देखो इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, और कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कैसे रफ में लेना है। तो लिख लेते हैं 2√3x² प्लस में 6x, दूसरे वाला क्या है -5x माइनस 5√3। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है। आपने बोला भैया एक तो x है, मैंने बोला और भैया 2 भी कॉमन है। मैंने कहा ठीक है आप कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बच गया √3x प्लस यहाँ क्या बच गया 3। मैंने बोला और कुछ भी कॉमन है, आपने बोला नहीं। मैंने कहा देख लो, आपने देखा। तो आपने देखा तो आपने कहा कि भैया मैं ना 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब देखो अब क्या कॉमन है, आपने बोला √3, तो ले लो कॉमन √3 को। तो हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया x प्लस में √3। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये अंडर रूट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, आपने कहा सीधा सीधा -5 कॉमन है, तो ये बच गया x प्लस में √3। तो यहाँ देखो ये दोनों क्या है सेम, इसका मतलब हमारा सही है, हमने सिंप्लीफिकेशन सही करी है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हमने 2√3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमने 2√3 कॉमन ले लिया x के साथ, तो यहाँ बच गया x प्लस में √3, -5 यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x प्लस में √3।
अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, आपने बोला x प्लस में √3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बच गया 2√3x, यहाँ क्या बच गया माइनस का 5। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 2x² प्लस 3√3x प्लस में 3। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमने देखा ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, क्योंकि x² पहले लिखा है, फिर x लिखा है, फिर कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है इसके अंदर 2, कांस्टेंट टर्म क्या है 3, 2 3 जा 6। अब हम क्या करेंगे 6 के प्राइम फैक्टर, 2 के टेबल में 3 पे, 3 के टेबल में 1 पे, तो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 2 3 1। अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म में क्या लिखा है, हमने देखा प्लस 3√3 लिखा है। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उन्हें प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस का 3√3 आना चाहिए। जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्लस का 6 आना चाहिए। और वो दो नंबर आएंगे कहाँ से, जो अभी हमने प्राइम फैक्टर निकाले वहां से। अब हमें यहाँ ये देखना है अंडर रूट किस नंबर पे है, तो हमने देखा 3 पे, तो हमें क्या करना है 3 को ऐसे करना है, हाईलाइट कर लेना है, √3 लिख सकता हूँ ना जी मैं। 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो अब हमें इन चारों में से वो नंबर ढूंढना है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 2√3 प्लस में 1√3। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा 3√3। 2√3 को 1√3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 6, 2 1 जा 2, √3 इंटू √3, 2 1 जा 2, √3 को √3 से करूंगा 3, 2 3 जा 6। तो हमें वो नंबर आसानी से मिल गए। वो नंबर क्या है 1√3x प्लस में 2√3x प्लस में 3। तो इसमें भी वही काम करना है हमें, पहले हमें ये देखना है कॉमन क्या है शुरू की दो टर्म में और लास्ट की दो टर्म में। तो शुरू की दो टर्मों को लिखो यहाँ पर और बाद की दो टर्मों को लिखो यहाँ पर। ये काम रफ में करोगे उतना ही बढ़िया है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, आपने बहुत कोशिश करी लेकिन आपको कुछ कॉमन नजर नहीं आया, नजर आया तो सिर्फ x, तो x कॉमन ले लो, यहाँ बच गया 2x प्लस √3। ऐसे यहाँ पर मैंने बोला क्या कॉमन है, आपने बोला यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों में कॉमन है √3, तो यहाँ आ गया 2x प्लस √3। अब देखो ये दोनों क्या है सेम, इसका मतलब हमने इसको सही किया है। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, यहाँ आ गया 2x प्लस √3। यहाँ से हमने √3 को कॉमन लिया, यहाँ आ गया 2x प्लस √3। अब ये देखो इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों टर्मों में कॉमन है 2x प्लस √3। तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ x, यहाँ क्या बच गया प्लस √3। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़ लेते हैं। 4x² प्लस में 5√2x माइनस 3। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या इसकी सभी टर्म सीक्वेंस में अरेंज है। तो हमने देखा x² भी है, x भी है, कांस्टेंट टर्म में भी है, सभी सीक्वेंस में अरेंज भी है। इसका मतलब ये क्वेश्चन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। अब हम क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² देखेंगे क्या है 4, कांस्टेंट टर्म देखेंगे -3, 4 को -3 से करेंगे तो -12। अब हम क्या करेंगे 12 के प्राइम फैक्टर जो कि जाएगा 2 के टेबल में 6 पे, 2 के टेबल में 3 पे, 3 के टेबल में 1 पे, तो ये आ गया 2 2 3 1। अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है, हमने देखा 5√2 प्लस की। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं उन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस 5√2 आना चाहिए। अगर मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 12 आना चाहिए। अब हम ये देखेंगे अंडर रूट है किस टर्म पे, हमने देखा 2 पे, तो मैं 2 को क्या लिखूंगा √2 2 3 1। अब मुझे वो दो नंबर इन प्राइम फैक्टर में से ढूंढने हैं। मुझे वो नंबर यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहे हैं, 2 3 जा 6 √2 माइनस 1√2, 2 3 जा 6, 6 को √2 से मल्टीप्लाई करा तो 6√2, 1 को √2 से करा तो 1√2। 6√2 में से जब मैं 1√2 को माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा 5√2 प्लस का, यही है। अब देखो
6√2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1√2 के साथ तो क्या आएगा, 6 वन जा 6, √2 को करूँगा √2 से, 6 वन जा 6, √2 को √2 से करूँगा तो 2, 6 टू जा 12, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि ये क्या है, माइनस। तो वो दो नंबर क्या आए बेटा हमारे पास, 6√2 और 1√2। लिख लेते हैं यहाँ पर 4x² माइनस 1√2x प्लस में 6√2x माइनस 3। अब हमें ये देखना है कि शुरू की दो टर्म में और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। आपने देखा कैसे मैंने यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करा है। देखिए ये क्वेश्चन आपको भी बहुत अच्छे से आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इन दोनों टर्मों को रफ में लिख लेते हैं, 4x² ये लिख ली पहली टर्म, 6√2x माइनस 3 ये लिख ली मैंने सेकंड टर्म। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। आपने देखा इन दोनों टर्म में भैया हमें कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने बोला x तो नज़र आ रहा है, आपने बोला हाँ, मैंने कहा चलो x ही ले लो, तो आपने ले लिया, ये बच गया 4x, ये बच गया √2। मैंने बोला और कुछ कॉमन, आपने बोला नहीं, तो मैंने बोला क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2x माइनस √2, आपने बोला हाँ। फिर मैंने बोला एक 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √2, आपने बोला हाँ। ये वाले 2 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, आपने बोला √2, तो √2 को कॉमन ले लो। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया भैया 2√2x माइनस 1, यहाँ पर ये बच गया। मैंने बोला ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, आपने बोला 3, मैंने बोला ले लो, तो 3 की टेबल में 6 का आता है 2 पे, तो ये आ गया 2√2x माइनस 1। अब देखो क्या ये दोनों सेम है, आपने कहा हाँ, इसका मतलब हमने सिंप्लीफिकेशन सही की है। तो अब कर लेते हैं इसको, यहाँ से मैंने ले लिया √2x कॉमन, यहाँ बच गया 2√2x माइनस 1, यहाँ से मैंने कॉमन लिया 3, तो ये आ गया 2√2x माइनस 1। अब ये देखो इन दोनों टर्म में क्या सेम है, हमने कहा 2√2x माइनस 1 सेम है, कॉमन है मतलब। अब यहाँ से जब मैंने इसको कॉमन ले लिया तो क्या बच गया √2x, यहाँ से मैंने इसको कॉमन ले लिया तो क्या बच गया प्लस का 3। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है मैंने आज आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं, ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको जरूर समझ आए होंगे। और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी मैंने 10 क्वेश्चन करवाए थे, वो सभी मिक्स्ड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। वीडियो को बेशक स्पीड बढ़ा के देख लें, लेकिन वीडियो को पूरी जरूर देखें। जब आप वीडियो को पूरी देखेंगे तभी आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।